बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद होने की खबर है। ये झड़प कल रात लद्दाख में गलवान घाटी के इलाके में हुई है। इस झड़प के बाद दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर के सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर हुई झड़प के बारे में प्रधानमंत्री को भी पूरी जानकारी दी है। लेकिन चलिए इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट जयदेव राणा और हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। आप सभी का स्वागत है। नीरज, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि हमें इस पूरे घटना का बैकग्राउंडर क्या है, कल रात से जो ये झड़प शुरू हुई है, इसके बारे में तमाम डिटेल्स दें। देखिए, खबर ये निकल के आई दोपहर में कि कल रात में झड़प हुई और इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में, और उसमें हमारे 3 सैनिक की कैजुअल्टी हुई, जिसमें एक अधिकारी है और 2 जवान हैं। तो ये खबर दोपहर में जब निकल के आई तो अभी इसके बारे में हमको ऑफिशियली एक ब्रीफिंग होनी थी या जो कि स्टेटमेंट आना था, हम लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि कई बैठकों का दौर चल रहा है। तो ये हुआ। दरअसल वहाँ पे करीब 30-40 दिन से बॉर्डर पे एलएसी पे काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति थी, गलवान घाटी पे खास तौर पे, और उसको लेकर के बातचीत भी चल रही थी दोनों पक्षों के बीच में। 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, एक और बातचीत का दौर चल रहा था और ऐसी खबरें थी कि दोनों तरफ से लोग पीछे हट रहे थे। उस बीच में ये घटना थोड़ा सा चिंता वाली बात है, ये हुई है। अब इसके बाद से डेफिनेटली थोड़ा सा तनाव की स्थिति तो बनी हुई है। अभी और ज़्यादा डिटेल्स की वो एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे झगड़ा बढ़ा या किस तरीके से धक्का मुक्की हुई या क्या कैसे कैजुअलिटीज़ हुई है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल वर्जन आने तक। लेकिन ये घटना हुई है, ये कंफर्म किया गया कि 3 कैजुअलिटीज़ हमारी तरफ से हुई, 3 लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो ये एक बड़ी घटना है। उस समय जब बातचीत चल रही है, जब रिसीट करने का प्रोसेस चल रहा है, उस समय ऐसी घटना होना थोड़ी सी चिंता की बात होती है। हालांकि जिस तरीके का माहौल है उसमें चीज़ों को एस्केलेट नहीं होने दिया जाएगा, बातचीत से बातें सुलझेंगी, लेकिन फिर भी नज़र बनी रहेगी क्योंकि ये घटना पिछले 30-40 दिनों से कई जगहों पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर अहम बात यह है क्योंकि डी एस्केलेशन को लेकर बातें चल रही थी, शुरुआत भी एक तरह से हो चुकी थी, इसके बीच इस तरह की हिंसा, इस तरह की झड़प की स्थिति क्यों बनी है, ये नौबत कैसे आई है, आप समझाएं। देखिए, ये एक तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो ये हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और सभी ये लोग सोच रहे थे, जो जब से ये मुलाकात हुई है दोनों लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर्स के बीच में 6 जून को, उसके बाद ये संदेश आया जो दोनों तरफ से डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। गलवान वैली से वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं, हॉट स्प्रिंग से हटना शुरू हो गए हैं, और पांगोंग लेक पर जो फिंगर्स की जो स्थिति है उसमें भी वो बातचीत चल रही है और उसको कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो उसके बीच में ऐसी हालात, ऐसी खबर आना एक तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है, और दूसरी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात भी है। एक तो ये लोग कहते हैं, जो वहां से अभी तक खबरें आई हैं, पूरी तरीके से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, परंतु फिर भी जो कुछ भी सूत्रों के हवाले से मालूम चला है वो ये कहते हैं जो अभी वहां पर गोली नहीं चली है, ये केवल वहां पर धक्का मुक्की हुई है, या जो जैसे वो औजार वो लेकर आए थे अपने साथ, जो स्टिक्स लेकर आए थे, उनके आगे नेल्स लगी थी, कीलें लगी थी, और उससे उन्होंने एक दूसरे को ऐसे घायल किया है। और हमारे जो 3 शहीद हुए हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक के और 2 जो जवान हैं, वो वहां से नदी में गिर गए, क्योंकि ये धक्का मुक्की में वो नदी में गिर गए। तो कोई शॉट फायर नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चलाई गई है, परंतु वो नदी में गिर गए। और नदी एक तो गहरी बहुत ही ऊंचाई से गिरे, और दूसरा वहां पर पानी बहुत ठंडा है, और उसकी वजह से उनकी वहां पर मौत हो गई। परंतु इसके साथ साथ चीन में भी 4 से 6 उनके भी जो सैनिक हैं वो वहां पर हताहत हुए हैं। हमारी तरफ से 3 की शहादत हुई है। वहां पर अभी तक जो खबरें हैं, अभी उसकी पुष्टि
यहाँ लगता है थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बयान दे रहे हैं, वहीं का रुख करते हैं। बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद
जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। 2 दिन का ये बैठकों का दौर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद यहाँ संबोधन किया, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से कोविड-19 से लड़ने की रणनीति, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और साथ ही बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजेशन पर उन्होंने तवज्जो दिया है। और धीरे धीरे, क्योंकि अब इकोनॉमी खोलने की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमें लॉकडाउन की जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, तो उसी पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि कैसे तमाम सेक्टर्स को एक बार फिर से रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार का जोर इसी पर है, राज्यों का फोकस भी इसी पर है। लेकिन चलिए हम एक बार फिर से हमारी चर्चा की ओर रुख करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं भारत चीन के बीच जो कल रात हिंसक झड़प हुई है, उस पर हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका तारुफ करा दूं, हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी के प्रेसिडेंट जयदेव रानड़े, और साथ ही हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी बने हुए हैं। जयदेव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। मुझे ये समझना है कि लगभग 45 साल के बाद हमने देखा है कि इस तरह की घटना भारत चीन के बीच होती हुई अब दिखाई दी है। अगर मैं रिश्तों के इम्प्लीकेशंस अब यहां से समझना चाहूं तो क्या डिसाइफर करते हैं आप? ये जो है अभी जो इंसिडेंट हुई है कल, उससे तो जरूर तनाव बढ़ती है और मेरे ख्याल से वो सिंबॉलिक है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन में थे ऑलरेडी। ये जो चीन के फौज यहाँ सामने आए हैं हमारे LAC में, ये सोच समझ के प्लान की हुई है, ऊपर से उनको अप्रूवल दी हुई है और तब ये आके पहुंचे हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। और ये जो तनाव हुई इस टाइम आई है जब हम लोग कह रहे थे कि बातें हो रही हैं, कोई डिफ्यूज हो रहा है सिचुएशन और डी एस्केलेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से जो तनाव का ये मकसद निकल आता है कि एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चीन का, वहां पे एक रिलक्टेंस है डिसएंगेज करने में,
दूसरी बात, ये हमें याद रखना चाहिए कि चीन ने कहा है कि पूरी गलवान वैली जो है वो चीन का इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी, और उन्होंने पूरे लद्दाख पे भी क्लेम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी इस इंसिडेंट के बाद जहाँ पे हमारे यहाँ 3 लोग शहीद हुए हैं, उधर भी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ 5 लोग मारे गए हैं और 11 इंजर्ड हुए हैं। तो इसके बाद जो भी नेगोशिएटर्स हैं, जो भी लीडरशिप है दोनों साइड में, उनके लिए ये टॉक्स आगे बढ़ाना और मुश्किल हो जाएगी, और जो लीडर्स हैं उनको ये चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अब इंटरनेशनल अटेंशन और भी तेजी से इस सेक्टर पे आएगी और लोग भी ज्यादा इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे दुनिया की ख्याल नजर से इसी पर है। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर देखिए, चीन का रवैया जैसे हमेशा से रिजिड रहा है वो ही बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने भारत सीमा पर हुई हिंसा पर विरोध जताया है। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहाँ पे कह दिया है कि भारत सरकार अपनी सेना को संयम बरतने के लिए कहे और अपनी सीमा का उल्लंघन ना करे। कैसे देखते हैं आप इसको अशोक जी? बिल्कुल झूठ है। चीन तो हमेशा से झूठ बोलता रहा है, गलत बोलता रहा है। यहाँ पर अभी भी जो इनकर्शन हुई है, जो अग्रेशन हुआ है, वो चीन के द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा नहीं किया गया है। जैसे मैं पहले बता रहा था, तीनों एरिया में, चाहे वो पेंगोंग लेक हो या हॉट स्प्रिंग्स हो या कि गलवान वैली हो, तीनों जगह पर चीन के ही जो फोर्सेस हैं, चीन के जो सैनिक हैं, वो ही आगे आए हैं। और वो, जैसे अभी जयदेव राणा जी बता रहे थे, वो बिल्कुल तालमेल बनाकर आए हैं, कोऑर्डिनेट करके आए हैं। तो कुछ लोग, कुछ कमेंटेटर्स, एनालिस्ट पहले ये बता रहे थे, कविता, जो पहले भी ऐसे होते आए हैं, मुठभेड़, स्टैंड ऑफ वगैरह वगैरह। 2013 में इधर हुआ था, डेप्सांग वैली में हुआ था, 2014 में चुमर में हुआ था, 2017 में हमने देखा है 73 दिन का डोकलाम में हुआ था। पर मेरे विचार से अब जो हम देख रहे हैं, जो पिछले महीने की शुरुआत से ये प्रारंभ हुआ है, ये बिल्कुल उनसे बिल्कुल एकदम अलग है। क्योंकि उस समय हम कह सकते थे जो ये लोकल कमांडर्स के कहने की वजह से हुआ है, अभी ये बिल्कुल नहीं लगता है जो लोकल कमांडर्स के कहने से हुआ है। इसके आदेश निर्देश बिल्कुल चीन में बीजिंग से आए हैं। और फिर हमें ये समझना है जो चीन इस समय ये क्यों कर रहा है, क्योंकि न केवल वो भारत के विरुद्ध यहाँ पर आक्रामक अपना रवैया दिखा रहा है, परंतु साउथ चाइना सी में देखिए, वियतनाम के विरुद्ध, फिलीपींस के विरुद्ध, इंडोनेशिया के विरुद्ध, मलेशिया के विरुद्ध, सभी जगह उसका यही रवैया है। और अब तो दुनिया भर में सभी की निगाहें चीन पर वैसे ही बनी हुई हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़कर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आपसी सहमति के हिसाब से लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट रही थी, फिर जवानों के बीच झड़प क्यों हो गई? आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 58.97 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी।
जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा और स्टॉक्स कार्ड, अ न्यू एज डिस्काउंट ब्रोकरेज। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर LSE पर चीन के साथ तनाव बढ़ने से शेयर बाजार के लिए भी सेंटिमेंट बिगड़े। हालांकि गिरावट के बाद तेज रिकवरी भी हमने आते हुए देखी। एक वक्त निफ्टी 9,800 के भी नीचे फिसल गया, लेकिन फिर रिकवरी लेकर 9,900 के पार बंद हुआ है और आज निफ्टी बैंक भी निचले स्तरों से सुधरकर 400 अंक ऊपर बंद हुआ है। आज मेटल, NBFCs और निजी बैंकों में खरीदारी हमने आते हुए देखी। वहीं फार्मा, रियलिटी और FMCG शेयरों में दबाव दिखाई दिया। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक और JSW स्टील शामिल थे। वहीं टाटा मोटर्स, भारती इंफ्राटेल, टेक महिंद्रा और गेल आज के टॉप लूजर्स रहे। भारत में कोरोना वायरस होने वाली मौतों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और अब ये 10,000 का आंकड़ा छूने वाला है। वहीं देश में अब तक 3.5 लाख लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। हालांकि इनमें से 1,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर यहां पर यह है कि रिकवरी की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। अब ये 52.46% हो गई है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो कोरोना संक्रमण यहां पर 10,667 नए मरीज यहां सामने आए हैं और दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भी तबीयत कुछ बिगड़ गई है और उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है और वो भी राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त तक दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की बात करें तो यहां पर लगभग 43,000 संख्या पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसकी कमान अपने हाथ में ले ली है और महाराष्ट्र में कोरोना में के कुल मामले जो हैं वो 1,10,000 के पार चले गए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कोरोना के केसेस जो हैं वो करीब 46,000 तक पहुंच गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 30 जून तक फिर से लॉकडाउन भी लगा दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर हम एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना। और अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफी खराब होते हैं और इनमें जमकर ऑपरेटर्स हेराफेरी भी करते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें। जो आपसे पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं वो ना करें। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।